हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रतिशत का, और उसमें हम जो है सामान्य ज्ञान और हिंदी के जो है प्रतिशत को एक साथ लगा रहे थे, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, टोटल आएगा 150 क्वेश्चन, उसमें से जीके और हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे। तो 50% रोल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये प्रतिशत नंबर 13वां है। इसके पहले 12 प्रतिशत हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो वहां से मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए गए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, जैसे भी नए सिलेबस में सिलेबस के अनुसार इसमें जो है क्वेश्चन रखे गए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा मिल पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जीके के क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर हिंदी के देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे तो दिया गया है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, यानी कि सबसे ज्यादा गैस हवा में इनमें से कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो हवा में अगर हम देखेंगे तो हवा जो है ये क्या होती है, तो हवा जो है गैसों का मिश्रण है। उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ गैसें हैं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है हवा में गैसों में। देखा जाए तो इसका कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज आप पाया जाता है तो 8.08% जो है ये प्रदान मतलब प्राप्त होती है हवा में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सबसे मुख्य रूप से जो गैस है वो नाइट्रोजन हो जाएगी हवा में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, जहाँ पे ये 20.95% होता है ये ऑक्सीजन। फिर आर्गन आता है, आर्गन है 0.93%। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो कि इसका परसेंटेज है 0.033%। तो बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गैसें उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है गैस वो है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आता है जो है ऑर्गन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्रा में अगर देखा जाएगा तो 0.033% आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर सी ऑप्शन इसका जो है सही। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए जो है बहुत बेस्ट बुक जो है चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है। इसमें अगर हम देखें तो सॉल्व पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। टोटल सॉल्व पेपर अभी तक जितने भी आए हुए हैं वो सारे इसमें संकलित किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें 15 प्रैक्टिस सेट का भी संकलन किया गया है, जो कि आपका व्याख्या सहित है। ठीक है, तो इस तरीके से 2019 का ये पेपर है जो कि आया था आपके पेपर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन उसमें आए थे। अब इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से सोल्यूशन जो है डिटेल वाइज में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप जो है परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट के कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को समाहित किया गया है, और इसमें इसका जो है आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा डिटेल वाइज। तो यहाँ से आप इसको जो है अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जो है 4 बुकें निकाली गई हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा कांस्टेबल के लिए, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व पेपर मिल जा रहा है। स्टडी गाइड साथ ही साथ इसके यूपी कांस्टेबल के लिए निकाला गया है, और रीजनिंग और हिंदी के 2 बुक अलग से निकाली गई हैं। तो ये चारों बुक आप कॉम्बो पैक में ऑफर में खरीद सकते हैं, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक वहाँ से दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की जो है सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का जो है महत्व दिया गया है ये बताना है। इसमें से आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, वरुण, इंद्र, अग्नि या फिर शिव। अगर हम देखें इसके आंसर की तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद होता है, जिसमें अगर हम देखें तो 1028 इसमें सूक्ति है, और 10,462 जो इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, और ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था, तो ह्रोत कहा जाता है, ह्रोत कहा जाता है। और इसमें सर्वाधिक वर्णन जो है इंद्र भगवान का हुआ है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। इंद्र के लिए जो है 250, और अग्नि इसमें अग्नि इसके बाद अग्नि के लिए जो है 200 बार जो है इसमें रचना किया गया है, ऋचाओं की रचना किया गया है। सबसे ज्यादा आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और ये इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1948 को किया गया था। ठीक है, 1948 को 15 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। तो आंसर ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। इनमें से अर्थशास्त्र, मनुस्मृति
या फिर न्याय मीमांसा या फिर उपयुक्त सभी। इसमें आंसर इसका क्या सही है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, इस सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी जो है ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे राज्य में 1090 को यानी कि 1090 को किस नाम से जाना जाता है? 1090 को अगर देखा जाएगा तो ये वुमेन पावर लाइन के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका सही है, जो कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम जो आया था वो लागू हुआ था सन 2006 में। तो ऑप्शन ए पार्ट इसका सही है, लेकिन ये जो है 26 अक्टूबर 2006 से जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, 2005 को ये ऑप्शन आया था, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। तो इसे यहाँ पे 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आया कब था? तो ये 2005 में ये अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है गुजरात में स्थित है। आंसर इसका ये ऑप्शन सही है। और ये किसकी जो है स्टैचू है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात में है। और ये विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गोकुल पुरस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है गोकुल पुरस्कार? इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो गोकुल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या राइट है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद जो समझौता हुआ था वो एक शांति समझौता था, जो ये 1966 में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को ये हुआ था। भारत पाक युद्ध जो 1965 के दौरान ये समझौता किया गया था। ताशकंद कहाँ पर है? तो ये अभी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश इसमें से नहीं हुआ था या नहीं था? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो मछलीपट्टनम जो दिया गया है सी ऑप्शन, ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये डचों का जो है डचों का उपनिवेश था। ठीक है, डच। तो ये डच का उपनिवेश था, ये पुर्तगाली नहीं था। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। बाकी बम्बई, हुगली, चोल ये सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। इसके अलावा देखा जाए तो दीव, दमन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट है, कोचीन, कोलंबो और नागपट्टनम, ये सभी जो है पुर्तगाली उपनिवेश हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है इनमें से? तो ज्ञान के सिद्धांत पर इनमें से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ज्ञान के सिद्धांत पर इनमें से कौन सा बातें बताता है? तो ज्ञान का सिद्धांत वो है उपनिषद। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। उपनिषद जो है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है और ये वैदिक वाग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही जो है दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है, 2021 का दिया गया है। तो आप लोग करंट अफेयर को दूसरे बुक से 2022-23 का पढ़िएगा, इसको छोड़ते हैं, इसमें बाकी सारे आपको पढ़ने लायक है। ठीक है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो भारत का प्रथम चल पुलिस थाने की अगर हम बात करेंगे तो ये कार्यरत है जो है होशियारपुर, पंजाब में। ये पंजाब में होशियारपुर पड़ता है, तो वहाँ पे जो है सर्वप्रथम ये चल पुलिस कारखाना कार्यरत है, सॉरी थाना कार्यरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। किलोबाइट यानी कि केबी इसको कहते हैं, मेगाबाइट यानी कि एमबी कहते हैं, गीगाबाइट यानी कि जीबी जिसको कहते हैं। ठीक है, टेराबाइट को टीबी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 बाइट देख लीजिए, 1 बाइट अगर देखेंगे तो कितना बराबर हो जाएगा? तो 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है। और 1 केबी यानी कि किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, 1024 बाइट के होता है। ठीक है,
इसके बाद 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट के केबी के। फिर 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के यानी MB के। फिर 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB बराबर होता है 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट यानी कि GB के गीगाबाइट। इस तरीके से ये होता है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से जो कि 2021 का है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको 2022-23 का करंट अफेयर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो कौन सा मुगल शासक जो है समझौता किया गया था, कौन से मुगल शासक के द्वारा? तो ये हुआ था जहांगीर के द्वारा, ठीक है, अकबर का बेटा और महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह का अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो 1597 से लेकर 1620 तक, ठीक है, ये जहांगीर के द्वारा करवाए गए कई आक्रमण विफल किए थे। और अंत में जो है जहांगीर ने जो है खुर्रम ने जो है मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और अमर सिंह हार कर बाद में जो है जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली और ये मेवाड़ के अंतिम शासक थे। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ, ये गरीबी हटाओ का नारा जो है ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या रहा था? तो 1974 से लेकर 1978 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहा था। इसी में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दिया गया था। ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर के पठार से संबंधित है, ताप्ती नदी बैतूल के पठार से संबंधित है, सोन नदी पेंड्रा का पठार पड़ता है, गोदावरी नदी त्रिम्बाक का पठार से निकलती। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए कावेरी नदी जो है ये दिया गया है मैसूर के पठार, जो कि गलत है। कावेरी नदी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये गलत ऑप्शन दिया गया है ए पार्ट, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। कावेरी नदी जो निकलता है ये पश्चिमी घाट के एक पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत, तो ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी जो है निकलती है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कर्नाटक तमिलनाडु में बहने वाली सदा नीरा नदी है, जबकि और सारे सही हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से है, 2021 का है, तो ये आपको नहीं देखना, आपको 2022 वाला देखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है और किससे संबंधित है ये बताना है। तो ऑपरेशन ग्रीन के संबंध जो है अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन ग्रीन जो है ये आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसके लिए जो है ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवर्धन योजना संबंधित है और किससे संबंधित है ये बताना है। तो गोवर्धन योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये संबंधित है जो है गोबर और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। गोवर्धन मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इसका पूरा नाम है। और ये एक योजना शुरुआत किया गया था जो कि भारत सरकार के द्वारा जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक और बायोगैस और बायो CNG में बदलने के लिए तथा खेतों में इसके प्रबंधन और रूपांतरण के लिए जो है गोवर्धन योजना शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? तो वयोवृद्ध मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को भारत में जो है वयोवृद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी संख्या जो है वो है 53 मिलियन, 2011 की जनगणना के अनुसार 53 मिलियन, ठीक है। 60 प्लस जनसंख्या जो कि ये आता है 8.6% आता है, लगभग 8.5%, जो कि अगर करोड़ में देखेंगे तो 10.3 करोड़ आता है, ठीक है, 10.3 करोड़। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित किया गया था? तो इसकी प्रथम लोकसभा जो आयोजित हुई थी वो थी 13 मई 1952। 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा आयोजित किया गया था। भारत में प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहला बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर नाम उनका, ठीक है, जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और वर्तमान में जो है अगर देखा जाएगा तो कौन है इस समय, तो कमेंट करके बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टला पैलेस को जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित? तो पोर्टला पैलेस जो है ये, इसके आंसर की बात करेंगे तो ये दलाई लामा से संबंधित है। और दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा का घर का नाम है, ये क्या नाम है? पोर्टला पैलेस। ठीक है। ये करीब 160 करोड़ रुपए है। कितने? 160 करोड़ रुपए में जो है ये दलाई लामा का हर साल ये सर्दियों में यहाँ पे रहते हैं इस पैलेस में। और गर्मी के मौसम में वो जो है नोर बुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। इनकी दूसरी जो पैलेस का नाम है वो नोर बुलिंग पैलेस। तो ये दोनों पैलेस जो है इन्हीं से संबंधित है, दलाई लामा से। दोनों घर तो तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्समार्गबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? और ये जो समय वाक्य होता है ये कब हुआ था, ये बताना है डेट। तो ये हुआ था सन 1893 में, जब ये साउथ अफ्रीका गए थे। तो वहाँ पे इनके साथ ये हुआ था हादसा, दक्षिण अफ्रीका के जो है पीटरमार्गबर्ग स्टेशन पर। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है इसमें से? जरीब के हिस्से की अगर हम बात करेंगे तो फीता, छल्ला, गट्ठा सभी होता है। तो उपयुक्त सभी है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होती है? तो 1 एकड़ जमीन जो होता है वो इनमें से सभी, मतलब कि 4840 वर्ग गज के बराबर होती है, या फिर 10 वर्ग जरीब कह सकते हैं, या फिर उसको 0.40467 हेक्टेयर कह सकते हैं। इतने के बराबर होती है, 1 एकड़ कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो वो था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में जो है भाग लेती थी। दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, 1336 से लेकर 1646 तक एक साम्राज्य रहा था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने किया था। और इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं जो है कुश्तियों में भाग लिया करती थी। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो मुगल बादशाह कौन सा था जो शराब को नहीं छूता था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म जो हुआ था 1618 को गुजरात में हुआ था। और इसके पिता शाहजहां और इसकी माता का नाम मुमताज महल था। ठीक है। ये पवित्र जीवन व्यतीत करता था, ये सभी दुर्गुणों से मुक्त था। और अगर हम बात करें तो खाने पीने, वेशभूषा और जीवन के अन्य सभी सुविधाओं से बेहद जो है संयम बरतता था। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है ये रामानंद को जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रामानंद, इस आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरुआत किया था। और ये 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच जो है इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनार से हुआ था। ठीक है। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद जो है इसे उत्तर भारत लेकर आए। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इनमें से? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। ठीक है। ग्रीनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो, चौथे पर आता है मेडागास्कर, पांचवें पर है बेफिन द्वीप, छठवें पर सुमात्रा और सातवें पर होन्सू द्वीप आते हैं। तो इस तरीके से पहला दूसरा याद रखिएगा, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 1 घंटे में समानांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? तो 1 घंटे के समानांतर में देशांतर दूरी जो होती है वो 15 डिग्री होती है। यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है उसको क्या कहते हैं? तो धुंध जो नमी के बड़े कणों से मिलकर बनता है उसको हम कोहरा कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, कोहरा। ठीक है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो वो कौन सी प्रकार की मिट्टी है? तो वो है बलुई मिट्टी। ठीक है। बलुई मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो यह किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का वो जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो इनमें से। ठीक है। गुड़ का अवगुड़ दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। देव का दानो होता है, तरल का ठोस होता है, लेकिन सम्मान का आज्ञा नहीं होता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा।
सम्मान का विलोम होता है अपमान, सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान होता है, ठीक है। और आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। तो इस तरीके से इन दोनों के अलग अलग विलोम होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जय का पराजय होता है, ठीक है। सार्थक का निरर्थक होता है, पतन का उन्नति होता है, धर्म का पूर्ण जो दिया गया है ये गलत है। धर्म का विलोम होता है अधर्म, धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म होता है। और पुण्य का विलोम होता है पाप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों के अलग अलग विलोम निकलते हैं। संधि विच्छेद बताना है इसमें। यद्यप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यद्यप के संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो क्या होता है? तो यदि प्लस अप होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि प्लस अप, ये किस प्रकार की संधि है? तो ये जड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। तिरस्कार, तिरस्कार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तिरह प्लस कार आता है, विसर्ग आ जाएगा यहाँ पर और विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा तिरह प्लस कार। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करें उन्हें कौन सा समास कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बहुब्रीहि समास। आंसर ए पार्ट। जैसे कि चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, ये सभी उदाहरण है बहुब्रीहि समास के, ठीक है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और उनके बीच में ये योजक चिन्ह या हाइफन आ जाता है, जैसे कि माता पिता, और अधिकतर ये विलोम होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। माता पिता हो गए, भाई बहन हो गया, पिता पुत्र हो गया, ऐसे भी द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। और कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसको कर्मधारय, जैसे कि महाकवि, महाकवि जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। पीत सागर, महावीर, महात्मा, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। देशभक्ति, ये भी तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण है, देशभक्ति भी। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है गौशाला। तो गौशाला में अगर हम समास की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि दूसरा पद, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष होता है। अब इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो गाय के लिए शाला, यानी कि रहने वाला स्थान, शाला मीन्स रहने वाला स्थान, तो शाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रधान पद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा शब्द प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची बताना इनमें से। कमल का पर्यायवाची इनमें से, तो कमल का पर्यायवाची अगर हम देखेंगे तो पुंडरीक होता है, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पुंडरीक, पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, सरसिज, सतदल, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और ये बाकी फूल के पर्यायवाची हैं, कुसुम, प्रसून, पुष्प, पुहुप, ये सभी फूल के पर्यायवाची होते हैं। अभिलाषा का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? तो अभिलाषा का पर्यायवाची हो जाएगा आकांक्षा। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इच्छा भी अभिलाषा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कामना अभिलाषा का पर्यायवाची, लालसा अभिलाषा का पर्यायवाची, ठीक है। और उत्कंठा भी अभिलाषा का पर्यायवाची ही होता है। रुचि, रुचि भी अभिलाषा का पर्यायवाची, ठीक है। मनोरथ, मनोरथ अभिलाषा का पर्यायवाची। मर्जी अभिलाषा का पर्यायवाची। स्पृहा, याद रखिएगा, अभिलाषा का पर्यायवाची। और लिप्सा अभिलाषा का पर्यायवाची ही होता है। अहंकार का पर्यायवाची होता है अभिमान, ठीक है। दर्प, गुरूर, दंभ, मद। विकार का पर्यायवाची दोष, बुराई, बिगाड़, ये सभी जो है पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से आकाश का कौन पर्यायवाची हो जाएगा? तो आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, तो यहाँ पे व्योम इसका सी आंसर हो जाएगा। दृग का पर्यायवाची, दृग जो होता है ये आंख का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आंख, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। विप्र, विप्र के पर्यायवाची में ब्राह्मण, द्विज, भूसुर, भूदेव, महिषुर, ये सभी विप्र के पर्यायवाची होते हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकोक्ति मुहावरा दिया गया है, पौ बारह होना का अर्थ क्या होता है? तो पौ बारह होना मतलब पौ बारह मुहावरे का अर्थ होता है लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है? गंगा नहाने का अर्थ होता है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, तो सी बी पार्ट हो जाएगा। आंख लगने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आंख लगना में नींद आना, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों में कौन, अंधों में राजा। अब यहाँ पे अंधों में राजा दिया गया है, यहाँ पे बताना है कि अंधों में कौन राजा, ठीक है। ये भरना है इस मुहावरे में, तो यहाँ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंधों में काना राजा, इसको कहते हैं। इस तरीके से ये मुहावरा होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? यहाँ पे
तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे सावन भरा जाएगा। ठीक है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। अगला है काला अक्षर किसके बराबर, तो इसको कहा जाता है काला अक्षर भैंस के बराबर। ये एक लोकोक्ति है जिसका मतलब होता है ना पढ़ा ना लिखा, तो काला अक्षर भैंस के बराबर इसको कहा जाता है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया यार अलावा करके, और हमें इसमें जो है सही रूप से इसको शुद्ध वाक्य प्रयोग करके बनाना है। तो इसको हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। गृहस्थी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब इसके बाद आगे हम वाक्यों को बनाना है। तो गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब आगे इसमें हमें इसको प्रयोग करके शुद्ध रूप से वाक्य बनाना है। तो वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल, त्यागमय जीवन से, यानी कि पहले वाह आएगा, जीवन से इस नौका को यानी कि या आएगा, इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से यानी कि ला आएगा, बचाती हुई यानी कि रा आएगा। तो वा या ला रा हो जाएगा। अब बाकी छठवां जो होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, छठवां जो होगा किनारे तक पहुंचाती है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर। डी ऑप्शन सही है, वा या ला रा वा इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। त्रुटि बताना है कहाँ पे गलती किया गया है। इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया है कि मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे कहाँ पे जो है गलती किया गया है, तो यहाँ पे अगर हम गलती की बात करेंगे तो कहाँ पे गलती की गई है, तो देखिए यहाँ पे बी पार्ट में गलत है। क्या गलत है बी पार्ट में, तो जिसका जो दिया गया, जिसका शादी कल है या जिसका, ये शब्द गलत है। यहाँ पे शब्द प्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो शादी जो होता है, शादी शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ जिसका शब्द का सब प्रयोग नहीं करेंगे। जिसका यहाँ पे होना चाहिए मेरा भाई जिसकी शादी कल है, यहाँ पे जिसका की जगह पे जिसकी होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। तो बी ऑप्शन इसका जो है, बी ऑप्शन में गलती किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया है, तो अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट में गलती की। इधर आजकल जो दिया गया है ये गलत है, दोनों एक साथ नहीं लग सकता। यहाँ पे आजकल नहीं लगेगा, इधर इधर मौसम की वर्षा हो रही है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा ये पार्ट। शब्द चयन करना है इनमें से। गोद लिया हुआ पुत्र, एक वाक्य में उसको हम क्या कहेंगे, तो गोद लिया हुआ पुत्र को हम कहते हैं दत्तक। क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पति पत्नी के जोड़े को हम दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, त्याज्य शब्द जो होता है जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य कहा जाएगा। दत्त चित्त किसको कहते हैं, तो जिस किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को हम दत्त चित्त कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में कहेंगे अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुपेय की अगर हम बात करें तो अनुपेय जो दिया गया है ये क्या होता है, तो जिसको पिया ना जा सके उसको हम अनुपेय कहेंगे। अमर, यहाँ पे अमर होना चाहिए, अमर जो कभी मरे नहीं। और अमापित मीन्स जो अभी तक मापा ना गया हो उसको क्या कहेंगे, अमापित। जो अभी तक मापा ना गया हो उसको हम क्या कहेंगे, अमापित कहेंगे। तो ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको हम एक शब्द में कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। उपकार करने वाले को हम कहेंगे उपकारी। ठीक है, कृपा पात्र क्या होता है, तो जिस पर यानी कि जो छोटे होते हैं, छोटे लोगों पर जिस पर कृपा की गई हो। ठीक है, कृतज्ञ में जो उपकारों को न मानता हो। तो इस तरीके से आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया शब्द जो है कौन सी प्रकार की क्रिया हो जाएगी, तो लिखवाया शब्द की अगर क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया।
इस वाक्य में लिखवाया शब्द जो है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो ये जो लिखवाना शब्द होता है ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, तो ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अन्य उदाहरण में जैसे कि उठवाना, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलवाना, खिलवाना, लिखवाना, जलवाना, ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा किस प्रकार की है। ठीक है, पहली बात तो आपको पद्मावत को याद रखना है कि ये जो है किसके द्वारा रचित किया गया रचना, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और इसकी रचना मतलब ये जो किया गया है किस भाषा में किया गया है, किस लैंग्वेज में किया गया है, तो इसके लैंग्वेज को जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये अवधी भाषा में है। ठीक है, अवधी भाषा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन के संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो हो जाएगा दिक् प्लस दर्शन, जो कि डी पार्ट में दिया गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे का जब लोप होता है तो गा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो का लोप हो रहा है गा में, तो इस तरीके से दिग्दर्शन हो जाता है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पत्ते जो है वृक्ष से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो जाए और से लगा है तो वहां पर अपादान कारक हो जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। कहीं पर अगर आपको ऑप्शन में ने दिख जाए तो कर्ता कारक कहेंगे। कर्म कारक का को होता है। ठीक है, कर्म कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से यानी कि अलगाव के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर संबोधन होता है हे ओ अरे, इस तरीके से ये इसके चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना असमार्थक शब्द का मतलब समार्थक शब्द का चयन करना है। इसमें से बताना कि कौन इन चारों में से एक अलग है, ये बताना। समानार्थक शब्द में से इन चारों में से कौन अलग है। तो अगर हम देखें समानार्थक शब्दों में तो पीड़ा, व्यथा और दर्द, ये तीनों क्या है, समानार्थक शब्द हैं। लेकिन संकट एक अलग है, मतलब विपत्ति, आपदा, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे संकट अलग हो जाएगा, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखेंगे तो स्नेह, अनुराग, द्वेष और प्रीत, तो यहाँ पे स्नेह, अनुराग और प्रीत और प्रेम, प्रणय, अनुरक्त, ये सभी समार्थक शब्द हैं। लेकिन द्वेष एक अलग है, इनसे सबसे भिन्न है। और द्वेष का जो समार्थक आता है वो विरोध है, दुश्मनी है, खार, शत्रुता, बैर, ये सभी समानार्थक शब्द इसके हो जाते हैं। तो सी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन। तो जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन, इसमें से बताना है। तो जन्म, उगना और उत्पादन, जन्म, उगना और उत्पादन, ये तीनों समानार्थक शब्द रहते हैं। मृत्यु एक अलग है, ठीक है, इससे अलग है, तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा इसमें से सही। अगले क्वेश्चन में, तो अगले प्रश्न में हमें शुद्ध वाक्य की बात करनी है। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां। यहाँ पे बताना है कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो शुद्ध रूप से इसमें से लिखा हुआ है सी पार्ट में, भारत में अनेक जातियां हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हमें चयन करना है रस, बताना है कौन सा रस है। निस दिन बरसत नयन हमारे, यहाँ पे कौन से रस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, वियोग श्रृंगार होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यहाँ पे कौन से रस का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सांसारिक वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति वैराग्य की भावना से शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, और उसमें जैसे कि मोहन महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र सकता न लहे, ये जो है शांत रस होता है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस प्रयोग किया गया है, इस तरीके से बताया गया है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब
क्वेश्चन जो अगले 4 क्वेश्चन है वो इस गद्यांश से है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से, कालिदास के प्रकृत वर्णन का आधार क्या है। तो कालिदास के प्रकृत वर्णन के आधार, इसमें से अगर गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आपको निकल के आएगा आंसर इसका, उसकी मनोहरता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मनोहरता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की परख की जाती है। तो गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसमें निकल के आएगा, सौंदर्य की परख जो होती है मनोहरता के आधार पर किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसका शीर्षक निकल के पता चलेगा कि ये किसके बारे में बातें कही गई हैं। तो वही शीर्षक होता है, तो इसमें साहित्य और सौंदर्य की बारे में बातें कही गई हैं। तो पढ़िएगा आप गद्यांश, तो उसमें आपको आंसर ए पार्ट निकल के आएगा। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो किससे होता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो व्याकरण से होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।